So welcome back to the session of International Relations PYQ of 2020 for UPSC Civil Services Examination 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स में इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से अबाउट 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस को इस सेशन के अंदर डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द फोर कंट्रीज मेंबर ऑफ G20? करेक्ट आंसर इज ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस ग्रुप में ऑल फोर मेंबर G20 के मेंबर कंट्रीज हैं। सो अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ये सभी G20 के मेंबर कंट्रीज हैं। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। G20 consists of 19 countries and European Union. Recently, the African Union. G20 19 countries and European Union का ग्रुप है एंड रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन ने भी इसको ज्वाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थ्री स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। दिस इज रॉन्ग बिकॉज इंडो श्रीलंका के बिटवीन ट्रेड कंसिस्टेंटली लास्ट डिकेड में इंक्रीज नहीं हुआ है, इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस रहे हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, textile and textile articles constitute an important item of trade between India and Bangladesh. This is right because India and Bangladesh के between जो ट्रेड होता है मैक्सिमम टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स के बिटवीन होता है। दिस इज राइट। स्टेटमेंट 3, इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इन साउथ एशिया इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इन लास्ट 5 years में वो बांग्लादेश रहा है। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। So let's discuss the detail. Why statement 1 is incorrect? The phrase consistently increase is a trap. Trade value between India and Sri Lanka have fluctuated due to economic crisis and internal instability. इंडिया एंड श्रीलंका के बिटवीन ट्रेड वैल्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इंटरनल स्टेबिलिटी की वजह से लास्ट कुछ ईयर्स में फ्लक्चुएट रहा है। देयर वाज नो लीनियर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ओवर द डिकेड। व्हाई स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट? बांग्लादेश इज अ ग्लोबल हब फॉर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बांग्लादेश एक ग्लोबल हब रहा है। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स आर इंडेड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया एक्सपोर्टिंग कॉटन, yarn and importing finished garments. बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स बनते हैं, इनके लिए रॉ मटेरियल ज़्यादातर इंडिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड 3 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। दिस इज राइट, प्रेजेंट में इसके 80 प्लस मेंबर्स हैं। स्टेटमेंट 2, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दिस इज रॉन्ग, इंडिया इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है और चाइना इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। स्टेटमेंट 3, एशिया इन्वेस्टमेंट infrastructure Asia Infrastructure Investment Bank does not have any member from outside India. This statement is also wrong because Asia Infrastructure Investment Bank के अंदर एशिया के आउटसाइड मेंबर भी हैं। So correct answer is one only. So let's discuss the detail. Why statement 1 is correct? As of 2020, the Asia Infrastructure Investment Bank had over 100 approved member worldwide. About इसके 100 approved member हैं 2020 के अकॉर्डिंग। Why statement 2 is incorrect? China is the largest shareholder with approximately 26% voting power. India is the second largest shareholder. एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का लार्जेस्ट शेयर होल्डर 26% का शेयर रखने वाला कंट्री चाइना है। सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर अबाउट 7.5% इंडिया है। वाई स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज मैनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, outside Asia, including countries such as Europe, like Germany and France, Africa and South America.
More about Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Asia Infrastructure Investment Bank is a major multilateral development bank headquartered in Beijing, China. Commencement of operation January 2016. Leadership Zhou Jie assumed the presidency on January 16, 2026, succeeding the founding president जिन लिकुन। प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंसी है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, वो जो जीआई के पास है। मेंबरशिप इट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली टू 111 अप्रूव्ड मेंबर वर्ल्डवाइड। नेचर इट इज अ ट्रिपल ए rated multilateral bank focused on infrastructure for tomorrow, prioritizing green, sustainable and technology enabled project। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो पर ये स्पेशल फोकस करता है और ये मल्टीलैटरल बैंक है। ट्रिपल ए का इसको रेटेड किया गया है। शेयर होल्डिंग एंड वोटिंग पावर। फर्स्ट इसका जो शेयर होल्डर है लार्जेस्ट वो चाइना है, अबाउट 26.06% वोटिंग पावर है। सेकंड इंडिया 7.5 टू 8.5 इसका वोटिंग पावर है। थर्ड रसिया 5.9% इसका वोटिंग पावर है। Membership structure. The Asian Infrastructure Investment Bank is unique because it includes both regional and non-regional members. Regional members, countries within the Asia Pacific region, India, China, Vietnam, Australia. Non-regional members, countries from outside Asia such as UK, Germany, France, Canada, Egypt, Brazil. Major non-members, US and Japan have notably stood out of the AIIB. India and Asian Infrastructure Investment Bank. India's relationship with AIIB is multifaceted. Founding member. India is one of the 57th founding member. Project funding. India has received billions in funding for projects like Chennai Metro, Gujarat Rural Road and various green energy initiatives. इंडिया के लिए यहाँ पर वेरियस प्रोजेक्ट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बिलियंस का फंडिंग मिला हुआ है। सच चेन्नई मेट्रो के लिए फंडिंग यहीं से किया गया। गुजरात रूरल रोड एंड वेरियस ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। गवर्नेंस। इंडिया होल्ड अ सीट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, giving it a significant voice in bank's strategic direction despite the geopolitical competition with China. What is the difference between AIIB, ADB, and NDB? AIIB means Asian Infrastructure Investment Bank. ADB means Asian Development Bank. NDB means New Development Bank, BRICS। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर वो मनीला फिलीपींस में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर वो शंघाई चाइना में है। लीडर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो लीडर है वो चाइना है, बिकॉज ये लार्जेस्ट शेयर रखता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो लीडर है वो जापान एंड यूएसए है, लार्जेस्ट शेयर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो शेयर है या लीडर है वो इक्वल शेयर है ब्रिक्स नेशंस के पास। ब्रिक्स के द्वारा ही न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट फोकस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेन फोकस पॉवर्टी रिडक्शन सोशल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेन फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ब्रिक्स प्लस नेशंस। फाउंडेड। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में फाउंड किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में फाउंड किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। विद रेफरेंस टू द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA of WTO, which of the following statement is are correct? WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Trade Facilitation Agreement is a part of WTO's Bali Ministerial Package of 2013. This statement is correct because WTO का बाली मिनिस्टर पैकेज ऑफ 2013 जो हुआ था ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इसी का पार्ट रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 2016। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट।
Trade facilitation agreement aims to speed up the movement, release, and clearance of goods across borders. ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट मूवमेंट को स्पीड अप करने के लिए, स्पेशली गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट को स्पीड अप करने के लिए, रिलीज करने के लिए, क्लियरेंस गिवन करने के लिए मेन एम रखता है। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज बी। 1 एंड 3 स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, अदर स्टेटमेंट इसके रॉन्ग हैं। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। Why statement 1 is correct? The Trade Facilitation Agreement was a major outcome of 9th Ministerial Conference held in Bali in 2013. Statement 2 is incorrect. The agreement only came into force in February 2017 after two-thirds of WTO members completed their domestic ratification process. Why statement 3 is correct? The primary goal is to reduce bureaucratic red tape at the border to make international trade faster and cheaper. Question number 5. Consider the following statement. India is a member of International Grain Council. This is correct because India International Grain Council का member है। Statement 2. A country must be a member of the International Grain Council to export, import wheat and rice. Wheat and rice के export import के लिए country को International Grain Council का member होना must है। This is wrong. So correct answer is A, one only. So let's discuss the detail. Why statement 1 is correct? India is a member of International Grain Council, which is an intergovernmental organization that seeks to promote cooperation in the global grain trade. इंडिया आईजीसी का मेंबर है और आईजीसी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल ग्रेन के ट्रेड को प्रमोट करता है। Why statement 2 is incorrect? Membership is not a mandatory requirement for the international trade of wheat and rice. Wheat and rice के इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आईजीसी का मेंबरशिप मैंडेटरी नहीं है। ट्रेड इज गवर्न बाय बायलैटरल एग्रीमेंट एंड जनरल डब्ल्यूटीओ रूल्स। ट्रेड इसमें डब्ल्यूटीओ रूल्स के अकॉर्डिंग एंड जनरल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट किया जाता है। स्पेशली बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू ही ट्रेड कंडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6. रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर related to the provisions of lending by which one of the following? Correct answer is International Monetary Fund. रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लैंडिंग प्रोविजन से रिलेटेड है। Both the rapid financing instrument and rapid credit facility are international monetary funds mechanisms designed to promote rapid financial assistance to member countries facing urgent balance of payment need, particularly during crises like the COVID-19 pandemic, which made this highly relevant in 2020. Rapid financing रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये आईएमएफ के द्वारा डिजाइन किया गया है सो दैट मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लेफ्ट साइड में सी गिवन है, राइट साइड में कंट्री जो इसके साथ बॉर्डर करते हैं दिए हैं। नंबर एड्रियाटिक सी अल्बेनिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कंट्री बॉर्डर है, इट मीन्स यहाँ पर सी के साथ कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करता है। एड्रियाटिक सी के साथ अल्बेनिया बॉर्डर शेयर करता है, दिस इज राइट। कैस्पियन सी के साथ कजाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, दिस इज ऑल्सो राइट। मेडिटेरियन सी के साथ मोरक्को शेयर करता है, दिस इज ऑल्सो राइट। रेड सी के साथ सीरिया, नो दिस इज रॉन्ग बिकॉज रेड सी के साथ सीरिया बॉर्डर शेयर नहीं करता है। रेड सी के साथ और अदर कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। So let's discuss that detail. Pair 1 is correct because Adriatic Sea share a border with Armenia. Pair 2, Caspian Sea share a border with Kazakhstan. Pair 3, Mediterranean Sea share a border with Morocco. Red Sea not share a border with Syria. Syria share a border with Mediterranean Sea. Question number 8. Reserve Tranche, Gold Tranche refer to a credit system granted by International Monetary Fund. रिजर्व ट्रैंक और गोल्ड ट्रैंक ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के द्वारा
ग्रांट किए गए कुछ क्रेडिट सिस्टम होते हैं। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। Reserved ranking is a portion of the quota of IMF member country that the member country can access without any condition or services fee. रिजर्व रैंक के IMF मेंबर कंट्रीज के कोटा का एक पोर्शन होता है, जिसमें मेंबर कंट्रीज विदाउट एनी कंडीशन कभी भी इस तक एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ IMF। IMF का ये इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लैंडिंग मैकेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to the trade related investment measures, which of the following statement is are correct? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स TRIMS से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा अगर कोई भी इंपोर्ट पर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं, इसको प्रोहिबिट किया गया है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, they apply to investment measures related to trade in both goods and services। this is wrong because इसमें only goods का ही ट्रेड होता है एंड इसमें सर्विसेज का ट्रेड नहीं होता है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 3, they are not concerned with the regulation of foreign investment। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन के साथ भी कंसर्न है। सो 1 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल। Why statement 1 is correct? Under WTO rules, TRIMS prohibit local content requirement and trade balancing requirement। Local content requirement means forcing investors to buy local parts, and trade balancing requirement means limiting import based on how much they export। Why statement 2 is incorrect? This is a common UPSC trap. TRIMS applies only to trade in goods. Trade in services is covered under a separate agreement called GATS, General Agreement on Trade in Services। ट्रिम्स के अंदर ओनली गुड्स का ट्रेड होता है, जबकि सर्विसेज जो डील की जाती हैं वो गेट्स के एग्रीमेंट, सेपरेट एग्रीमेंट के अंडर कवर की गई हैं। Why statement 3 is correct? TRIMS is only concerned with the trade restrictive effects of investment, not the general regulation of how a country manages foreign investment। More about trade related investment measures। TRIMS से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ important points डिस्कस करेंगे। TRIMS is one of the key agreement under the WTO that emerged from the Uruguay around 1986-94। WTO के अंडर किया गया एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट रहा है 1986-94 में उरुग्वे राउंड के साथ इसको इमर्ज किया गया। TRIMS restricted a country's ability to impose certain conditions on foreign investors that might distort international trade। कोई भी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर सर्टेन कंडीशंस इम्पोज नहीं कर सकता ट्रेड के ट्रिम्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। कोर फिलोसफी नेशनल ट्रीटमेंट। TRIM is based on the principle that foreign investment should not be used as a tool to discriminate against imported goods। imported goods के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट के तौर पर कोई भी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक बेस के तौर पर यूज नहीं कर सकता, इनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इट अप्लाइज ओनली टू मेजर दैट अफेक्ट ट्रेड इन गुड्स नॉट सर्विसेज। ट्रिम्स ओनली गुड्स के ट्रेड से रिलेटेड मेजर टेकिंग करता है, सर्विसेज के लिए यहाँ पर अलग सेपरेट गेट्स है। इट स्पेसिफिकली इन्फोर्स 2 आर्टिकल्स ऑफ गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। नंबर आर्टिकल 3, यू कैन नॉट ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं WTO के टीम्स के अंडर, सच एज आर्टिकल 3 नेशनल ट्रीटमेंट। यू कैन नॉट ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टेड प्रोड्यूस लेस फेवरेबली देन लोकली प्रोड्यूस वंस। नंबर 2 आर्टिकल 11 जनरल एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। स्पेशली ये जो हैं ये GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड
को इन्फोर्स करने वाले 2 आर्टिकल दिए हुए हैं। यू कैन नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के अमाउंट को लिमिट नहीं कर सकते गेट के अकॉर्डिंग। फॉरबिडन मेजर्स नेगेटिव लिस्ट। अंडर ट्रिम्स अ गवर्नमेंट कैनॉट इम्पोज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑन अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री पर ट्रिम्स के अंडर कोई भी कंट्री कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं कर सकता, सच एज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट, फॉरेन एक्सचेंज बैलेंसिंग, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। नंबर ऑफ लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, forcing a company to use a certain percentage of local raw material। कंट्री को अलाउड नहीं है कि वो फोर्स करे कि कोई कंपनी उसके रॉ मटेरियल का सर्टेन परसेंटेज यूज करे। टू मेक आईफोन इन इंडिया 30% ऑफ द ग्लास मस्ट बी फ्रॉम इंडियन फैक्ट्रीज। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आईफोन को इंडिया में बनाने के लिए 30% ग्लास इंडियन फैक्ट्री से टेकिंग किए जाने चाहिए। इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस ट्रिम्स के अंदर लगाए गए हैं। नंबर ऑफ ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट, लिमिट अ कंट्रीज इंपोर्ट व प्रोपोर्शन ऑफ द गुड्स इट एक्सपोर्ट। यू कैन ओनली import $100 worth of parts if you export $100 worth of finished good। किसी भी कंट्री के किसी भी कंपनी के इंपोर्ट को एक्सपोर्ट के प्रोपोर्शन के बेट पर लिमिट नहीं किया जा सकता। ये भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ओनली import $100 worth of parts if you export $100 worth of finished goods। फिनिश गुड का अगर $100 वर्थ एक्सपोर्ट किया जाता है देन इसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पर $100 वर्थ का ही पार्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज बैलेंसिंग, लिमिटिंग अ कंपनीज एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स export restriction, forcing a company to sell a certain amount of its production in the local market instead of importing। Impact on developing nations, TRIMS has been a point of contention for developing countries like India because it limits industrial policy। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ट्रिम्स नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है। फॉर एग्जांपल इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ट्रिम्स इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लिमिट करता है। The solar case 2016, India lost a case at the WTO against the USA because our national solar mission required solar power developers to use Make in India solar cell and module। WTO ruled this violated TRIMS local content requirement। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन के अंडर जो कि इंडिया का एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है, नेशनल सोलर मिशन के अंडर इंडिया ने अलाउ किया कि सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स का जो यूज किया जाएगा वो मेड इन इंडिया कंपोनेंट का यूज किया जाएगा। बट डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पर रूल गिवन किया कि ट्रिम्स के रूल का वायलेशन है, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट का वायलेशन है और इंडिया डब्ल्यूटीओ में यूएसए के अगेंस्ट केस लॉस्ट कर गया। फ्लेक्सिबिलिटी, developing countries were initially given a 5-year transition period। Developed countries got 2 years to phase out inconsistent measures। इनकंसिस्टेंट मेजर्स को फेज आउट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को इनिशियली 5 years का टाइम पीरियड ट्रांजिशन के लिए गिवन किया गया, जबकि डेवलप्ड नेशन के लिए 2 years का टाइम पीरियड गिवन किया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिम्स एंड टिप फीचर्स? ट्रिम्स ट्रिप फुल फॉर्म, ट्रिम्स का फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फोकस, ट्रिम्स का जो मेन फोकस होता है वो रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग गुड्स। ट्रिप्स का जो फोकस होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स। ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स। ट्रिम्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो गुड्स के फ्री ट्रेड को इंश्योर करना है। ट्रिप्स का जो मेन फोकस है वो टू प्रोटेक्ट इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लेफ्ट साइड में इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स गिवन है, राइट साइड में सेटअप सब्जेक्ट्स हैं। पेयर 1, अल्मा अटा डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ पीपल। दिस इज राइट बिकॉज अल्मा अटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर से रिलेटेड है। नंबर 2, हॉग कॉन्वेंशन,
biological and chemical. This is wrong. Number three, Tala Nova dialogue, global climate change. This is right. Number four, underdog coalition, child right. This is wrong. So correct answer is C. One and three pair is correct. So let's discuss the detail of this question. Why pair one is correct? Pair one, Alma Ata Declaration, Healthcare of People. The Alma Ata Declaration of 1978 was adopted at the International Conference on Primary Healthcare. It identifies primary healthcare as the key to attaining the goal of health for all around the world. अल्मा अडा डिक्लेरेशन 1978 का डिक्लेरेशन है जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था। स्पेशली ये प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हेल्थ फॉर ऑल को अटेन करने के लिए अल्मा अटा डिक्लेरेशन ने प्राइमरी हेल्थ केयर को एक की अटेनिंग गोल के तौर पर आइडेंटिफाई किया था। वहाँ पेयर टू इज इनकरेक्ट। पेयर टू इज हॉग कॉन्वेंशन से रिलेटेड है। द हॉग कॉन्वेंशन ऑफ 1899 and 1907 primarily focus on the law of war and war crime. हॉग कॉन्वेंशन जो कि काफी ओल्ड कॉन्वेंशन है, लॉ ऑफ वॉर एंड वॉर क्राइम से रिलेटेड प्राइमरी फोकस है इसका। while they touch on weapons, the primary international treaty for biological and chemical weapon is the biological weapon convention and chemical weapon convention. हॉग कॉन्वेंशन जो है वो वेपन्स को टच करता है, वो वेपन से कनेक्टेड है, बट प्राइमरी इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन जो रही है वो बायोलॉजिकल वेपन कॉन्वेंशन एंड केमिकल वेपन कॉन्वेंशन रहा है। इट मीन्स वेपन और केमिकल वेपन से रिलेटेड यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है वो यही है। Why pair 3 is correct? Pair 3 is related to Talona Dialogue. The Talona Dialogue was launched at COP23 2017 under the UN climate change process. United तालोना डायलॉग जो है वो COP23 में लॉन्च किया गया था। स्पेशली 2017 में इसको लॉन्च किया गया था एंड यूएन क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के अंडर इसको टेकिंग किया गया। इट इज अ फैसिलिटेटिव डायलॉग डिजाइन टू हेल्प कंट्रीज implement and increase their nationally determined contribution NDCs by 2020. Pair 4 is incorrect. UNDER coalition is a global community of state and regional government committed to ambitious climate action in line with the Paris Agreement. It is not related to child rights. So thanks for watching this video.